आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आता हूं और मैं बचपन से ही पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था। हालांकि मेरा गांव जिसमें मैं रहता था वो रजाकार मूवमेंट में वो गांव जलाया गया। गांव में 4-5 घर जलाए गए और उसमें मेरी घर भी जल गई, मेरी माता जल गई, उसमें मेरी बहन जल गई, मेरे चाचा जल गए, मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका। लेकिन मैं और मेरे पिताजी 2 उस घर से बचे। बचने के बाद हमारे पिताजी मुझे किसी ढंग से बचाना इसको, तो तब उन्होंने कई गांव के ठोकरे खाते खाते गुलबर्गा, जो एक निजाम हिस्सा का एक जिला है, वहां पर टेक्सटाइल मिल थी, वहां आकर हम बसे। और तब से मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में ही रहते थे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा आश्रय नहीं था कि चलो भाई कोई बहन है घर में जाने के बाद हमको देखेगी, माँ है देखेगी, कोई भाई है मिलेगा, इसका कोई नहीं था। और जब पिताजी काम को जाते थे तो मैं अकेला ही हर जगह घूमता था। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था मुझे, दूसरों के जैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन दुख की बात है, ये तो मैं बार बार बोलना भी नहीं चाहता और अपने दुख दूसरों को बोलकर मोदी जी के जैसा मैं सिंपैथी लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते, मेरी माता जी ऐसी थी, मैं ट्रेन में क्या चाय बेचता था, फिर मैं वो करता था, फिर कभी कभी अब ये शुरू करें कि मैं कहीं तो मैं जाता ही नहीं था, पहले बोलते थे। वो तो ठेकेदार थे उनके पिताजी भी, और ठेकेदार का काम ये भी करते थे, इनको भी किसी ना किसी एक दुकान पे बिठाते थे। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में बोले, लोगों की सिंपैथी आई। वो सिंपैथी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा तो 53 साल हो गया। 53 साल से मैं चुन के आ रहा हूं। मैं किसी को भी ये बात नहीं बोला, सिर्फ जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बना तब लोग मुझे पूछे आपके पिताजी आप घर में क्या करते हैं, उस वक्त मैं ये डिस्क्लोज किया। उससे पहले किसी को भी नहीं बोला, क्योंकि जो बहादुर आदमी होता हो, लड़ाकू होता है, ये रो रो के अधिकार नहीं लेता हो, हिम्मत से रहता। तो हमने कई इलेक्शन जीते, हमने लेबर मूवमेंट करके लेबर इलेक्शन जीता, स्टूडेंट इलेक्शन करके स्टूडेंट इलेक्शन जीता, और लगातार 1972 से अब तक मैं हर इलेक्शन जीतते आया। एक इलेक्शन मात्र मेरी आईडी आई, उसके बाद मैं राज्यसभा में हूं कंटिन्यूअसली। एक ये इसलिए कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में आता है वो अपने उसूलों को अनुष्ठान में लाने के लिए आता है। जिस विचारधारा पे आपकी भरोसा होती है, उस विचारधारा को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां ऐसा हो रहा है कि चंद लोग विचारधारा छोड़ के
बहुत से लोग भागी भागते पार्टी, एक पार्टी जोड़ के दूसरे में जंप, दूसरा पार्टी जोड़ के तीसरे में जंप करते रहते। मैं एक ही पार्टी में हूं 53 साल से, 69 से आज तक, और एक ही झंडा, एक ही चिन्ह पे मैं चुनते आया हूं। तो कहने का मकसद, आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। साथियों, हमारे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र परंपराओं का एक लंबा इतिहास रहा है। पंडित नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, जगजीवन राम जी, ऐसे अनेक नेतागण इस देश का स्वरूप बदलने में काम किए हैं। वो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हो, गांधी जी जो हमको आजादी दिलाए, सभी ने इस देश को बनाया। और आज हमारे सामने जो उन्होंने संविधान बना के सभी को बराबरी का हक अगर किसी ने दिलाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया, और अब सबको समान अधिकार है। वन वोट वन वैल्यू का अधिकार मिला, जहां बड़े बड़े देशों में भी यह अधिकार नहीं था। वहां भारत में सभी को पहले दिन नहीं, जिस दिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक्ट लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तब सबको बराबरी का हक मिला। वहां पर आप देखिए, अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, अपने वोट के लिए लड़ना पड़ा। इंग्लैंड में लड़ना पड़ा, फ्रांस में लड़ना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली एक 50 साल पहले, 40 साल पहले उनको हक मिला। कनाडा में भी बाद में मिला। आप कहीं भी जाओ, देशों के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनको जो हक मिला महिलाओं को, वो पुरुषों को मिलने के बाद किसी 300 इयर्स 400 के बाद मिला। लेकिन एक ही देश ऐसा है जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान में सबको बराबरी का हक दिया है। गरीब के वोट को उतना ही वैल्यू, अमीर के वोट को भी उतना ही वैल्यू, उसका कोई फर्क नहीं है। और ये करने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी के लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, ये सब ने लिख के ये जो काम किया है, बहुत बड़ा काम, ऐतिहासिक काम है। इसको बचाना है। अगर आप ऐसी ही चाहते हैं कि ये देश आजाद रहे, लोकतंत्र रहे, यहां संविधान कायम रहे, सब बराबर रहे, तो आपको इस संविधान को बचाना होगा। ये संविधान जो है, ये संविधान जो है, हमें पार्लियामेंट में दिया गया है। एज ए पार्लियामेंट के मेंबर के नाते हमको ये दिया गया है। बस तो ये दिया, इसकी हिफाजत के लिए हम लड़ रहे। अगर ये हमारे हाथ से छूट गया तो समझिए कि हम पूरा आजादी खो लेंगे, फिर गुलामी के अंदर हम जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। तो भाइयों, आप तमाम लोगों से मैं ये भी विनती करने आया हूं, अगर हमारे साथी इनको अगर आप जीत के लाए तो इस देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा।
और एक बार बहुत से लोग पूछते हैं, भाई गठबंधन की सरकार बनेगी? मैं बोलता हूं जरूर बनेगी, क्या शक है? नहीं, इतने लोग हैं उसमें, इतने पार्टियां हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा बोलते हैं। तो एक एक साल को एक एक छह महीने को मंत्री बनेगा। तो कौन है तुम्हारे पास? अरे भाई, देश को आजादी मिली तब जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो उनके कैबिनेट के 14 मंत्री थे, उसमें से 1/3 मिनिस्टर्स आउटसाइड दी पार्टी थे। उन्होंने चलाया देश को, क्योंकि वो चाहते थे इस देश में डेमोक्रेसी के जो बीज है वो बहुत अंदर जाए। अब हम भी वही कर रहे हैं। आज सब गठबंधन के लोग मिलके लड़ रहे हैं और हमारी ये कामयाबी देख के बीजेपी और मोदी साहब बड़े गुस्से में हैं। और गुस्से में नहीं, ऐसा बौखला के बात करते हैं कि कभी बोलते हैं देखो भाइयों, ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं ये लोग, एक्सरे कर रहे हैं तुम्हारी घर की, घर में घुस के वो हर एक के घर में क्या है, कितनी संपत्ति है, कितना सोना है, कितने जानवर है, ये सब देखते हैं। इसीलिए तुम कांग्रेस को सत्ता में मत लाओ और कांग्रेस को और गठबंधन को हराओ, ये कहते हैं। हम हारेंगे नहीं, इस बार गठबंधन ही जीतने वाली है। मोदी जी हारने वाले हैं, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं एक्सरे, तुम्हारे घर का एक्सरे करके सोना जो है वो निकाल कर वो मुसलमानों को देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये कभी हो सकता है? 55 साल हमारी हुकूमत थी, क्या कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र छीना है? और ऐसी बातें बोलकर भड़काते हो। भड़काने वाले कौन है? इनको तो पहले जो हेट स्पीच करते हैं, इनको इलेक्शन कमीशन पहले इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहते, गुजरात में मैं सुना, मैं अहमदाबाद में गया था, वहां पर जाने के बाद ये एक तरफ भाषण कर रहे थे, मेरा एक भाषण दूसरे जगह था। वो बोल रहे तो मेरे गुजराती भाइयों और बहनों, देखो होशियार रहो, अगर आपके पास 2 भैंस है, ये कांग्रेस वाले छीन कर एक भैंस मुसलमान को देंगे। सुने नहीं आप? नहीं पढ़े? ये मेरे को मुश्किल है, ये तो रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अरे हम तो ये समझते हर कुछ धार्मिक रेवोल्यूशन बिहार से होता है, बुद्ध है, महावीर है, गुरु नानक है, इतने विचारधारा रखने वाले, धर्मों को जन्म देने वाले, इंसानियत की बात करने वाले यहां है। और आप मोदी बोले सो याद नहीं रखते है? हाँ ठीक है भाई, कम से कम इतना तो जाने। 2 भैंस है तो 1 भैंस देते कहते हम। हाँ, और यहां तक बोलते हैं बिहार में गठबंधन वाले नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं।
अरे भाई नाचो, कितना नाचते हैं। लालटीन लेकर मुजरा करो, मुजरा करो। वो ये कह रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह की भाषा उपयोग कर सकता है? लालटीन लेके मुजरा करो, डांस करो, ये सिखाने के लिए आप बिहार आए हैं। अरे आप काम की बात करो। आप इस 10 साल में क्या काम किए वो हमको बताओ। जनता पूछती है आपको, इस 10 साल में आपका क्या काम हुआ। हम गिनते हैं हमारे 55 साल में हमने क्या काम किया। मेरे पास लिस्ट है, अगर आप चाहते हैं तो मुंह पूरा वो मैं पढ़ के बता सकता हूं। और आप हमेशा ये कहते हैं 70 साल में क्या किए, पहले पूछते थे, अब छोड़ दिए। अब 55 साल में क्या किए ये बात हो रही। 55 साल में हमने क्या किया, हम पूरा उसका आंकड़ा देंगे। क्या एजुकेशन में क्या डेवलप किया, इंडस्ट्रीज में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, इरिगेशन में क्या किया, कितने बड़े बड़े बांध हमने बांधी, इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या किया, ये सब बताएंगे हम। और ये 10 साल जो 2004 से लेकर 2014 तक हमने जो काम किया वो भी बताते हैं। नरेगा स्कीम कोई पूछे थे, लेकिन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने नरेगा योजना लाकर लाखों लोगों को वो काम दिया। उनके पेट भरने के लिए, मजदूरों को मजबूत करने के लिए उन्होंने नरेगा योजना लाई। उस नरेगा स्कीम को हम पहले जो 250-300 रुपए था, अब 400 रुपए हम देंगे नरेगा योजनाओं को। और दूसरा, हमको आपने पूछा आप और क्या करें। मैं तो 5 केजी चावल 80 करोड़ लोगों को फ्री दिया। कौन बोलते हैं? मोदी जी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दिया। अरे भाई, कानून हमने बनाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट बना के ये जो हमने ये अन्न देने का काम शुरू किया, धान देने का काम किया, उस वक्त तो तुम सभी लोग अपोज करे, विरोध करे, और आज 5 केजी की बात करते। हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, हम 10 केजी फ्री में देंगे। हम ये झूठ नहीं बोल रहे, हम हमेशा काम करने के बाद बोलते हैं। मोदी जी के बगैर काम बोलते ही जाते हैं। 15 लाख तुमको दूंगा, दिए क्या? काला धन ये कांग्रेस वाले जमा के स्विस बैंक में रखे, इसीलिए हम बाहर से वो स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा लाकर हम आपके लोगों को 15-15 लाख देंगे। दिए? झूठ बोल रहे आप, लेकर झूठ बोल रहे हैं। मोदी कैसा झूठ बोलते हैं? मोदी प्राइम मिनिस्टर होकर झूठ बोल सकता है? ये क्या है? आप बदनाम कर रहे हो मोदी को। और उन्होंने कहा, मेरे नौजवान साथियों, मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं हर एक नौजवान को नौकरी दूंगा, हर साल 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। ये बोला या नहीं? दिया? फिर कौन झूठे हैं? अगर मैं झूठा है बोले तो आप लोग सुनते हैं, बीजेपी वाले सुनते हैं।
तो बीजेपी वाले बोलते हो ना बोल के खरगे साहब ऐसा बदनाम कर रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर को। किसानों का दाम मुनाफा हम दुप्पट करेंगे, किया दुप्पट। ये भी नहीं क्या भाई, आप 3-3 4-4 पूछ रहा हूं तो आप नहीं बोल रहे। मोदी इतना झूठ बोलते हैं। अगर वो इतना झूठ बोलते हैं, मैं कहूं वो झूठों के सरदार है, तो आप सब झूठ। मैं भाइयों शहरों को अच्छा बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। कहां है भाई तुम्हारी स्मार्ट सिटी? कचरा जहां का वहां पड़ा। स्मार्ट सिटी। जब ट्रंप आता है, ऐसा एक गरीबों के मकानों को दिखना नहीं तो एक पर्दा ऐसा डाल देते हैं अपने गरीबी छुपाने। और दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि अपने लोगों को मैं बहुत मजबूत करूंगा, और जापान से कर्जा लाके अहमदाबाद से लेकर बॉम्बे तक बुलेट ट्रेन मैं दूंगा, बुलेट ट्रेन। अरे अब 10 साल हो गए मोदी जी, कहां है तुम्हारी बुलेट ट्रेन? 1 लाख रुपए जाके अब 3 लाख रुपए उसका 3 लाख करोड़ आज उसका दाम हो गया है। और वो कहां से आ जाएगा पैसा? हम ही देना पड़ेगा ना। मोदी की बुलेट ट्रेन नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, पैसा देने का नहीं, कर्ज माफी करने का नहीं। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को कर्ज माफ करूंगा, हर चीज बोलते गए लेकिन करे कुछ नहीं। और हमें करके दिखाया। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी ने किसानों का कर्ज माफ किया। 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के माफ कर दिए। तुम एक पैसा तो किए हैं। मोदी जी हमेशा पहाड़ खोद के चूहा निकालते हैं। पहाड़ तो खोदते हैं, खोद रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, लेकिन खोदने के बाद मिल रहा है क्या? चूहा मिल रहा है। तो हमको सिखाते हो तुम कि हम ये कर रहे वो कर रहे, और यहां आके लालटीन वाले मुजराई कर रहे। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो बहुत खराब दिखेगा और हड़दम मचेगा यहाँ पर। मैं इसलिए नहीं बोलता यहाँ पर, क्योंकि अब इलेक्शन अभी थोड़े दिन है, नहीं तो उसको उल्टा पलटा कलर दे देते हैं। संविधान को हम बदलने वाले नहीं हैं। साक्षात अंबेडकर भी अगर ऊपर से नीचे आए तो हम बदलेंगे नहीं। अरे भाई यही बात तुम्हारे मोहन अपना मोहन भागवत को बोलिए, हेगड़े को बोलिए, हमारे कर्नाटक के, यहाँ यूपी के 3-4 एमएलए उनको बोलिए। वो बोलते वक्त चुप बैठते हो, बाद में भरी सभा में मैं संविधान में रहने तक दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का कोई छीन नहीं सकता। अरे भाई आप तो रोज छीन ले रहे हमारे हक। आप तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। 30 लाख वैकेंसीज आज सेंट्रल गवर्नमेंट में है। हर स्टेट में 1 लाख से 5 लाख तक वैकेंसी है। शुक्र है तेजस्वी ने जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, उसने कम से कम 5 लाख नौकरियां उन्होंने भर्ती की। आपको क्या होगा? आपको ऑल इंडिया पे 30 लाख नौकरियां भर्ती करने का नहीं होता। जब एक स्टेट में
5 लाख नौकरियां भरते हैं, तो आप सोचिए सारे हिंदुस्तान में कितने नौकरियां पड़े हुए हैं। ये काम मोदी करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें से 60% नौकरियां गरीबों को जाती है और उनको पक्का नौकरी मिलती है, इसीलिए वो नहीं चाहते। मैं एक कोटेशन आपके सामने बोलने जाऊंगा, जो संविधान लिखते वक्त आखिरी भाषण में जो अंबेडकर ने कहा था, यदि राजनीतिक दल अपने पद को देश के ऊपर रखेंगे, आपके पंथ को देश के ऊपर रखेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपनी आजादी की खून के आखिर खतरे के साथ इसकी रक्षा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी संविधान सौंपते वक्त। अगर हम दिया हुआ संविधान को अगर नहीं बचाएंगे, हमारे मूलभूत अधिकार जो है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर हम नहीं बचाएंगे, तो हमारे आगे के पीढ़ी को हम गुलाम बनाएं। अगर वो पाप हमारे ऊपर आएगा और हम गुलाम के गुलाम रहेंगे। आजादी के बाद तुमको जो फ्रीडम मिला, बात करने का फ्रीडम, लिखने का फ्रीडम, पढ़ने का फ्रीडम, ये जो स्वतंत्रता मिली, अगर मोदी आएंगे, अब तो जेल में डाल रही है। कोई अगर टीवी में अच्छा डिबेट करता है देश के लिए, उसको सीधा नौकरी से निकाल देते हैं या नहीं तो जेल भेज देते हैं। कोई अच्छा पेपर में लिखता है गरीबों के बारे में, तो उसको भी जेल भेजते हैं। ये जेल भेजने का ही इनका काम। अगर एक दिन, मेरे को भी संशय है, ये एक दिन अगर आप इस बार गलती से, वो नहीं आएंगे छोड़िए, लेकिन गलती से अगर आएंगे, तो वो इस देश के डिक्टेटर बनके आपको गुलाम बना के रखेंगे। इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए, उनके पास बहुत बड़े हथियार हैं। उनके पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीवीसी है, पुलिस है, सब कुछ है, और उससे वो डराना चाहते हैं। और डरा डरा के हमारे इतने लोगों को उन्होंने अपने पार्टी में लिए, और चंद लोग डरपोक होते हैं, वो भागते भागते उधर ही चले जाते हैं। और यहाँ के नेता, एक याद नहीं आ रहा, हमारा अखिलेश साहब, सॉरी, चीफ मिनिस्टर थे ना जी पहले, हाँ, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी बहुत बहादुर, कमिटेड, कर्पूरी ठाकुर की आइडियोलॉजी, लोहिया की आइडियोलॉजी, जॉर्ज फर्नांडिस की आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी कहां गई भाई? तुम जाकर मोदी के गोद में बैठे हो और मोदी सबको निगल ले रहा, सबको निगल ले रहा, और हमको सिखाते हो। और ये भी बोले हैं फिर वापिस आएंगे, क्योंकि तेजस्वी रहे तो मैं पूछता था क्या तुम्हारे चाचा फिर वापिस आएंगे क्या बोल के, और आए तो भी नहीं लेना भाई, मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे साथ अब आया हूं, फिर नहीं तो मैं छोड़ना पड़ता है। तो वो आज क्या बोल रहे हैं? मोदी के शरण में जाके बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, मोदी जी
फिर मैं अभी कभी नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के मैं यहीं मरूंगा, यहीं रहूंगा। ये नेता लोगों का बात है। अपने स्वार्थ के लिए लोगों का उपयोग करते हैं, वोट्स का उपयोग करते हैं, हमारे मां बहनों का साथ लेते हैं, लेकर आज पलट जाते हैं सत्ता के लिए। लेकिन इस बार ना मोदी आएगा, ना नीतीश कुमार आएगा, गठबंधन आएगी, फिर हमारी सरकार बनेगी। और हमको ये भी बार बार सिखाते हैं, क्या है कि भ्रष्टाचारी को मैं खत्म कर दूंगा। कौन बोलते हैं? मोदी जी। भ्रष्ट लोगों को मैं देखूंगा नहीं, उनको एक एक करके जेल में डालूंगा। अरे बाप रे, मैं बोला बहुत ही धैर्यशाली आदमी है, एक एक करके अंदर डाल रहा है। लेकिन इतिहास अगर देखेंगे, उनका करतूत अगर देखेंगे, जो भ्रष्ट समझकर जिनको ईडी में डाला था, ईडी की नोटिस पहुंची थी, इनकम टैक्स की नोटिस पहुंची थी, एफआईआर डाले थे, उन सबको बुला बुला के शाह और मोदी ने बोला, अगर आप अपना साथ नहीं दिए मुझे तो तुम सीधा ईडी के साथ जेल में जाओगे। इसीलिए भागते गए बहुत से लोग, हमारे भी गए, दूसरे पार्टी के भी गए, लीडर्स भी गए। और ये भ्रष्ट लोग वहां जाने के बाद बहुत क्लीन हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा, किसी को मोदी जी ने राज्यसभा मेंबर बनाया, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर भी बनाया महाराष्ट्र में। हर एक को कुछ ना कुछ हुद्दा देके उन्होंने अपने पास लिया। और वो कलंकित थे मोदी के दृष्टि से, वो भ्रष्ट थे मोदी के दृष्टि से। लेकिन आज वो सब भूल गए मोदी जी, और वो क्या कर रहे हैं? ये हमारे शाह के पास एक लॉन्ड्री है, बहुत बड़ी लॉन्ड्री। वो लॉन्ड्री, मैं समझा था लॉन्ड्री कपड़े धोने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज करते समय, लेकिन मोदी ने इतनी बड़ी लॉन्ड्री खोली जिसमें वॉशिंग मशीन जिसने वो रखा है वो आदमी को क्लीन करता है। वो वॉशिंग मशीन में ये कलंकित आदमी अगर डाल देता है तो क्लीन होके बाहर निकलता है, उस जाके उस वक्त ये लोग गले लगा लेते हैं। अरे कुछ तो कुछ आप ऐसा बोलिए, देश चलाते हो, 140 करोड़ जनता तुम पे विश्वास रख के तुमको 10 साल वहां बिठाई, ऐसी बात बोलते हो तुम? तो ये कलंकित लोगों को लेकर ही चलाएंगे। ऐसा ही करके हमारे सरकार तोड़े, मध्य प्रदेश में तोड़े, कर्नाटक में तोड़े, तेलंगाना में तोड़े, उसके बाद में मणिपुर में तोड़े, गोवा में तोड़े, उत्तराखंड में तोड़े, सब जगह तोड़फोड़ करने वाले मोदी और शाह। और हमारी संपत्ति बेचने वाले भी यही लोग। गरीब जो अपना पसीना टपका के टैक्स देता है, उसके आधार पर जो बड़े बड़े कारखाने ठहरे, उन कारखानों को सब बेच रहे। एयरपोर्ट, पोर्ट, माइनिंग, जंगल, जल, सब लेके जाओ। अदानी अंबानी कहाँ है? आओ लेके जाओ। ये काम करने वाले आप हो, और आप हमको ये कहते हैं कांग्रेस वाले भ्रष्ट है। ये कांग्रेस वालों आज तक देश के लिए कुछ नहीं किए, अपने लिए किए, परंपरा के लिए करे, खानदान के लिए करे। अरे बताओ मुझे, 1989 से गांधी फैमिली से एक प्राइम मिनिस्टर बना? आप बताओ, कोई बना प्राइम मिनिस्टर? कोई मिनिस्टर बना? कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना? फिर क्यों बोलते हैं भाई गांधी फैमिली के लोग रूल कर रहे? इसके सपने में भी गांधी फैमिली आती,
नींद नहीं करता। राहुल गांधी कैसे हैं, सोनिया गांधी कैसी है, आज मुझे क्या बोले, यही सोचते रहता है। ऐसा सोचने वाला आदमी देश की भलाई कर सकता है? तो इसलिए मेरे माताओं भाइयों, मैं आपको यही कहूंगा कि हम बहुत से चीजें इस देश के लिए ला रहे हैं और वो आपका आशीर्वाद हम चाहते हैं। खास करके हम जो गारंटी हमने अनाउंस की है, वो गारंटी सभी लोग मिलकर अनाउंस की है, किसी एक पार्टी ने उसके लिए नहीं किया। ये मैनिफेस्टो में हमने पूरा उसमें लिखा। एक है हमारे 5 न्याय, 5 न्याय में एक युवा न्याय, एक हमने स्त्री न्याय और एक किसान न्याय, एक श्रमिक न्याय, ऐसे 5 न्याय हमने घोषित किया और 25 गारंटी हमने दी। पहली बार हमने हमारे महिलाओं को, माताओं को, जिस घर में वो मुखिया रहती है, उसको 1 साल को 1 लाख रुपए देने का हमने वायदा किया है। नौजवानों को 1 लाख रुपए का स्टाइफंड देकर उनको हम ट्रेनिंग देने की वायदा की है। जितने भी 30 लाख वैकेंसीज है केंद्र में, उसको भर्ती हम करेंगे। हर चीज जो हम वायदा कर रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे और मोदी जी के जैसा हम बहाना नहीं बनाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि मटन चिकन वो ये नहीं बोलेंगे। अब आजकल ये लोग ये भी बोल रहे मोदी साहब, पहले तो कभी नहीं बोलते थे, लेकिन मुसलमानों का घर का खाना भी अच्छा लग रहा है उनको। परसों कुछ बोले, मेरे को सुना, तो उन्होंने बोला हमारे मोहल्ले में हमारे नेबर्स जब मोहर्रम के दिन हमको खाने के लिए बुलाते थे तो हम छोटे थे तो जाते थे। बोले अरे हमारे को तो बोले कि मैं आरएसएस से जुड़ा हूं बचपन से, तुम कब गए, कब खाना खाए, कौन सा खाना खाए, क्या चिकन खाए, क्या मटन खाए, क्या खीमा खाए, क्या खिचड़ी खाए, क्या कलीजा खाए, क्या भेजा खाए? भेजा तो लोगों का खा रहे हैं। हाँ, क्या खाए? अरे बोलने की भी हद होती है। ये सब बोलने वाले फिर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे? क्या और दलितों के नाम पे पॉलिटिक्स क्यों कर रहे? फिर देश में इतनी गरीबी क्यों है? कितने प्राइसेस आज कीमत बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मोदी जी, सिर्फ ऐसे बातें बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। डेवलपमेंट की बात करो, गरीबी की बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो और तभी कुछ इस देश का हल होगा। नहीं तो तुम्हारे भाषण सुन सुनकर लोग अब खत्म, छोड़ दो इस मोदी सब झूठ बोलता है, झूठों का सरदार है, ये बोलते फिरते। तो इसलिए दोस्तों, और एक बात मैं आखिरी में संविधान के बारे में कह के अपने भाषण को समाप्त करता हूं कि संविधान में कहा था कि बाबा साहब ने, मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए अच्छे हो तो संविधान अच्छा सिद्ध होता है। अगर संविधान को चलाने वाले लोग खराब है तो खराब एडमिनिस्ट्रेशन होता है। संविधान अगर उसमें कमियां भी है, उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं
तो अच्छा होता है। तो इसलिए भाइयों, ये संविधान को बचाने के लिए, मोदी को सत्ता से दूर रखने के लिए आप सब लोग एक हो जाओ और गठबंधन सरकार को अधिकार में लाओ, यही मेरी विनती है। और हमारे जो अभिजीत कुमार को आप चुन के लाएंगे तो गठबंधन का और जनता का फायदा होगा, क्योंकि ये जनता लड़ रही है इलेक्शन, हम नहीं, हम जनता को साथ दे रहे हैं। और ये चुन के आएंगे तो डेमोक्रेसी भी बचेगी, संविधान भी बचेगा, आपके हकूक भी बचेंगे।